सामने आए हैं, इतनी दिक्कतों के साथ ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों को भी ये हो चुका है कि हर रोज मैं कब तक टीवी चैनल के ऊपर एक दूसरे के बीच में दरारें पैदा करने के डिस्कशंस में सुनते रहूं, समाज के अंदर मतभेद पैदा करने के। किसी ने कुछ तो भी फालतू बयान दे दिया और उसके ऊपर आधा घंटा एक घंटा चर्चा हो रही है। मैं बड़े साहब ये बताता हूं, मैं आपको ये बता दूं, मैंने 24 साल पत्रकारिता की, 12 साल मैं लोकमत के साथ था और 12 साल मैं एनडीटीवी के साथ था। मुझे आज भी याद है कि मुझे एनडीटीवी से एक असाइनमेंट दिया गया था कि जब प्याज की कीमतें 100 रुपये तक पहुंच चुकी थी, तो उस वक्त मुझे एक असाइनमेंट एनडीटीवी ने दिया था कि एक प्याज का किसान, एक कांदे का किसान जो है, वो फसल लगाता है और फसल लगाने के बाद वो प्याज जब आ जाती है उसको वो मार्केट में ले जाता है, पुणे के मार्केट यार्ड में। वहाँ पे कौन सा व्यापारी ख़रीदता है, कितने में ख़रीदता है, फिर छोटा व्यापारी उसे ख़रीदता है और वो कितने में ख़रीदता है, और आखिर में जाकर घर तक एक प्याज पहुँचती है तो उसकी कीमत क्या होती है करके। एक स्टोरी कितनी देर की थी? तो महज 4 मिनट की स्टोरी थी। 4 मिनट की स्टोरी थी, लेकिन उस 4 मिनट की स्टोरी के लिए मुझे 15 दिन भगाया गया था। 15 दिन। कैसा? तो पुणे के बाहर शिरूर के पास एक किसान को हमने आइडेंटिफाई किए। वो किसान के पास प्याज लगी हुई थी, वो प्याज खेती के अंदर से निकाल रहा था। महज 20 सेकंड का शॉट लेना था, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के हम वहाँ पे शिरूर के उस किसान के पास गए, एक दिन सिर्फ उस 20 सेकंड के शॉट को कवर करने के लिए कि किसान वहाँ पर अपने मजदूरों के साथ बैठ के खेत में से वो प्याज निकाल रहा है। वापस आ गए। दूसरे दिन वो अपने गोडाउन के अंदर प्याज को साफ करके रख रहा है। तीसरे दिन वो प्याज उसके गोडाउन के अंदर तैयार है, एक ट्रैक्टर लाया गया है, वो ट्रैक्टर के अंदर है तो वो प्याज भरी गई है। हम वो ट्रैक्टर को फॉलो करते हुए शिरूर से हम मार्केट यार्ड पुणे के अंदर जाते हैं। प्याज लगाने की उसकी कीमत जो थी, कितने पैसे उसको लगे थे, उसको उगाने के अंदर उसकी मेहनत क्या गई थी। जब मार्केट यार्ड पहुंचते हैं तो वो प्याज की कीमत उसे कितनी दी जाती है। ताज्जुब होगा, आपको हैरानी होगी कि जो मार्केट यार्ड के अंदर बैठे हुए लोग हैं, आपको लगेगा ये किसान है, ये सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, ये राजनीति चलाने वाले लोग हैं। उस गरीब किसान को कितना पैसा दिया गया, धन्ना सेठ ने वहाँ पर व्यापारी ने कितने में वो प्याज खरीदा, फिर छोटे व्यापारी को कितने में दिया, और घर पहुँचते पहुँचते वो प्याज की कीमत क्या हो गई। आज के दौर के अंदर बताइए कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा अखबार है जो प्याज की कीमतों के ऊपर कोई अच्छी स्टोरी कर रहा है। आज किसान अगर मर रहा है तो आज बताइए कितने सारे अखबार हैं, कितने सारे टीवी चैनल हैं, क्या उसकी खबर बन के आती है? नहीं बनकर आती है। अगर एक किसान आत्महत्या कर रहा है, और ये हमारे सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होनी चाहिए, किसानों के बारे में हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आत्महत्याएं किसानों की होती है तो वो इस महाराष्ट्र के अंदर होती है। ये कहीं ना कहीं हम सबको इसके बारे में सवाल उठाने की ज़रूरत है। मैं लोकसभा का सदस्य चुनने के बाद मला माहीत आहे अनेक लोकांना हे प्रश्न पडला असेल 2019 मध्ये। अनेक पत्रकारांनी आपल्यामध्ये चर्चा करताना हे सांगितलं असेल, एकदा आमदार झाला तर त्याला खासदार व्हायचं आहे। शक्य आहे का? कोणालाही वाटलं नाही होतं की मी एकदा ॲक्सिडेंटल आमदार झालो होतो, मग खासदारकीसाठी उभे राहिलं तर अनेक पत्रकारांनी सांगितलं होतं शक्यच नाही। कशा होणार? खासदारकीसाठी लोक 20-20, 30-30 वर्ष, माझ्या कोणी घरामध्ये कोणी राजनीतीमध्ये नाही आहे, माझ्या जवळचे कोणीही राजनीतीमध्ये नाही आहे, पण मी निर्णय घेतला होता। कारण या देशामध्ये लोकशाहीच्या नावाने, आपण डेमोक्रेसीच्या नावाने सगळा अधिकार कोणाच्या हातात दिलेले आहे? कोणाच्या हातात दिलेले आहे? तर माझ्या आणि प्रीतमताई मुंडेंच्या हातात दिलेले आहे। मी किती शिकलेला आहे मायने नाही, माझं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय आहे काही मायने नाही,
एका सरकारी ऑफिसमध्ये पिऊनची नोकरी पाहिजे, पिऊनची, तर त्याच्यामध्ये अट असते की कमीत कमी 8वी 9वी शिकलेला. मला खासदार व्हायचे, मी अंगोठा छापही असला तरी मी खासदार होऊ शकतो. हे खरी गोष्ट आहे का नाही आहे? म्हणून जेव्हा मी लोकसभेमध्ये पहिल्यांदा गेलो, माझे पार्टीचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेबांच्या सोबत मी बसलेलो होतो, पहिला होतो दिवस ते. आणि एक प्रीतमताईला माहीत आहे की एक क्वेश्चन आर 0 आर आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यामध्ये 1 मिनिटामध्ये आपण आपलं जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचा मुद्दा जे आहे ते आपण 1 मिनिटामध्ये ते सांगू शकतो कि मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर पानी का मसला है, कोई कहेगा रास्ते नहीं है, कोई कहेगा रेलवे ओवर ब्रिज चाहिए करके 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के बाद वो स्पीकर साहब बेल बजा देते. तो मेरा पहला दिन वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वो चल रहा था, तो एक सांसद जो है वो ऐसा पेपर लेके पढ़ रहा था, मेरे चुनावी क्षेत्र में रास्ते. तो मैं बोला 1 मिनट इसको बोलना है और ये 1 मिनट बगैर बोल नहीं सक रहा है. तर मी ओवैसी साहेबांना विचारले की, मैं बोला साहेब, मी काल सेंट्रल हॉलमध्ये या खासदारासोबत बसलेलो होतो, मी चहा घेतलं की त्याचं ते 2nd टर्म आहे आणि तरी ते 1 मिनटासाठी ते बगैर पेपर के वो बोल नहीं सक रहा है. तो अवैसी साहब मुझे देखकर हंसे और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम देखते जाओ, यहाँ पर जो बैठे हैं तकरीबन 80% लोग जो है वो तुमको ऐसे ही मिलेंगे. मला असं वाटलं की 80% म्हणजे जरा जास्त झालेला आकडा, 80% होऊ शकत नाही. नाही, त्यांचे काय आहे की त्यांचे 300 पेक्षा जास्त आहे. तर प्रीतमताई मला काय म्हणते, नाही 70. आणि मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की जेव्हा जेव्हा आम्ही पार्लमेंटचे सेशन्स अटेंड केलं तर ओवैसी साहेब खोटं बोलत होते. ते 80% नाही आहे, 85% आहे. मग हे नाही आहे की कोणत्या पार्टीचे, ते मी बोलत नाही कोणत्या पार्टीचे, पण हे खरी गोष्ट आहे. आज 10 ते 15% 15% जे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट आहे ते हाऊस रन करत आहे. आणि त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे बोलणार आम्ही, राजनैतिक मतभेद काही असू द्या. जेव्हा मी हिना गावितला बघतो, जेव्हा मी आपले एकनाथ शिंदे साहेबाचा श्रीकांत शिंदेला बघतो, विखे पाटील साहेबांच्या मुलाला बघतो सुजय विखेला आणि प्रीतम मुंडेला बघतो, तर मोदी साहेबांचा पुन्हा ते वाक्य मला आठवतो कि देश के दिन अच्छे आने वाले हैं, कब आने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि देश के अच्छे दिन इन लोगों की वजह से आने वाले हैं, क्योंकि ये नौजवान है और बोलने की इनके अंदर तड़प है. आज आप लोग देखते होंगे मैं किस तरह से लड़ता हूं. मैं डरता नहीं हूं इसलिए कि मुझे राजनीति के अंदर जिंदगी भर रहना है, ऐसा नहीं है. संदीप भाई एक्सीडेंटली MLA बन गया, लोग कहते थे कि ये खासदार कभी बन ही नहीं सकता है, बन गया हूँ. अब मुझे जब आपने इनविटेशन दिया और आपने कहा कि मुझे आना है इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ एक खासदार नहीं हूँ बल्कि एक पुराना पत्रकार भी हूँ, तो मैं आपको इसलिए नहीं बोल सका कि अगर 2024 में मैं मेरे शहर के अंदर डाकुओं से घिरा हुआ हूं, तो 2024 में अगर कुछ उलटफेर हो गया तो मंदार फंसे जिंदाबाद. मंदार है चान्स आणि तेही चान्स माझा संपलेला आहे. मी कुठला सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीमध्ये काम केलं असतं तर बहुतेक ते एक्सेप्ट केलं असतं. मी पुन्हा त्यांच्याकडे गेलो, अरे नको रे बाबा, MIM का होतं ते त्याला नको रे अपन. दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी है कि हम सच के लिए लड़ते रहे, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए. मैं आज जिन मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ
उसमें एक मुद्दा मैं यहाँ पर ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ। मैं जब चुनकर आया और यहाँ पर प्रीतम बैठी हुई है, मैंने एक मुद्दे को उठाया। मैं इस राज्य के अंदर मैं किसी का पुतला बने, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। किसी का स्मारक बने, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। और मैं जमकर विरोध किया जब औरंगाबाद में उस वक्त इस महाराष्ट्र राज्य के, जिसे हम महानायक कहेंगे, जैसे लोक नेता कहेंगे, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक जालना रोड के ऊपर बनने वाला था। मैंने विरोध किया और मैंने कहा कि मैं जितना गोपीनाथ मुंडे साहब को जानता हूं, अगर जीते जी अगर उनसे पूछते कि मरना सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम का स्मारक बनना चाहिए या मेरे नाम का स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, तो गोपीनाथ मुंडे साहब 1 मिनट का भी वक्त नहीं लेते और वो कहते कि मेरे नाम का या तो स्कूल खोलना या अस्पताल खोलना। ये ऐसे लोगों की महानता थी। लेकिन जेव्हा मी विरोध करायला सुरुवात केली, काय शिव्या मला, आणि ज्या भाषेचा वापर करण्यात येत होता, ज्या धमक्या, आणि सगळ्यात जास्त धमक्या आणि सगळ्यात जास्त शिव्या महाराष्ट्रामधून कुठे आले असेल इतकं शिव्या बीड, अंबेजोगाई, परली, तरी सुद्धा मी माझा जे निर्णय होता त्याच्यामध्ये काही बदल केली नाही। मी कोर्टात गेलो, एक PIL फाईल केलं की माझ्या शहराला, माझ्या जिल्ह्याला एक हॉस्पिटल पाहिजे। आज मला अभिमान आहे की तिथे 400 बेडचे हॉस्पिटलचं काम आज तिथे सुरू आहे, त्याच जागेवर जिथे आपण स्मारक बांधणार होते। आणि मी राजनीती काही असू द्या, मी सरकारला पत्र पाठवलेले आहे। मी जेव्हा उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते त्यांना पत्र पाठवले आणि हे एकनाथ शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनाही मी पत्र पाठवलेलं आहे की आता ज्या ठिकाणी स्मारक होणार होतो तिथे एक हॉस्पिटल सुरू होत आहे, त्या हॉस्पिटलचं नाव आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या नावाने ठेवायला पाहिजे। मी पत्र लिहून, अब राजनीति में ऐसा है कि जैसी पत्र लिखा तो लोगों ने बोले तुम्ही बीजेपीचे होते ना, मी म्हटलं नाही, ते लोक नेते होते आणि सर्वांचे नेते होते। आज ज्या घाणेरडी राजनीती आपण बघत आहे या राज्यामध्ये, हे महाराष्ट्राची संस्कृती नाही होती, कधीही नाही होती। आज गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा, विलासराव देशमुखांचा साहेबांचा किंवा मनोहर जोशी साहेबांचा, त्यांच्या काळातले राजनीतिक मतभेद काही असू द्या, पण कोणीही एकमेकांना अरेवारीच्या भाषामध्ये बोलत नाही होते। आज टीव्हीवर आपण काय भाषेचा वापर करत आहे, कुठे चाललेला आहे? राजनीतीमध्ये इतका खालच्या पातळीवर जाणं म्हणजे हे महाराष्ट्राची संस्कृती कधी नाही होती, पण आपण दररोज हे बघत आहे। मैंने एक PIL ये फाइल किया था, दूसरा PIL मैंने फाइल किया जब मैंने बहुत लेवल के ऊपर लड़ा, तो मैंने ये कहा कि कोरोना के पीरियड के अंदर जितने सारे लोग मरे हैं वो सिर्फ कोरोना के वायरस की वजह से नहीं मरे हैं। हमारे पास अस्पताल थे तो डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स थे तो नर्सेस नहीं, नर्सेस थे तो इक्विपमेंट्स नहीं, और फिर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने कितनी बड़ी सुविधाएं दिए हैं करके। इसमें मैंने दूसरा PIL हाईकोर्ट के अंदर ये फाइल किया कि जितने भी सरकारी अस्पताल है महाराष्ट्र के अंदर, पहले मैंने सिर्फ अपने ज़िले के हद तक किया कि इतने सारे वैकेंसीज वहाँ पर मौजूद है, और मैं वकील नहीं हूँ, मैंने लॉ नहीं किया हूँ, लेकिन मैं हाईकोर्ट के अंदर मैं ये केस पिछले 1.5 साल से खुद वकील बनकर खड़े रहकर मैं लड़ता हूँ। और ये अदालत को मैंने बताया कि ये हमें हॉस्पिटल्स में जाने वाले लोग, मुझे अगर कुछ हो जाए तो देश का सबसे बड़े जो हॉस्पिटल्स है वो हमारे लिए मुफ्त है, मेरे लिए भी और प्रीतम ताई के लिए भी, क्योंकि हम खासदार हैं। लेकिन हमें खासदार बनाया किसने है? तो हमें खासदार आप लोगों ने बनाए हैं। अगर मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा इलाज मिलना चाहिए और तुम मर जाओ, तुम्हारे पास पैसा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आज उस PIL का नतीजा है
कि आज हाईकोर्ट ने यह आदेश किया है कि 31 सितंबर तक महाराष्ट्र के पूरे कॉलेजेस के मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे कुल मिलाकर 7,000 पोस्ट है। 7,000 पोस्ट अब महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में अगर भरे जा रही है तो तुमच्या या खासदाराच्या PIL मुळे, जनहित याचिका मुळे, आणि परवा एक तीसरा PIL फाईल केलं। हे जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आहे, आपण ही कॉन्ट्रॅक्टवर असेल, ऑर्गनायझेशन एका ठेकेदाराला, ते ठेकेदार कोण, तर त्या अधिकाऱ्याचा कोणता नातेवाईक, कोणत्या एका पुढारीचा मामा, भांजा, भतीजा, महानगरपालिका त्या कामगाराला 20,000 रुपये देतो, ते ठेकेदार त्या कामगाराला किती पैसे, तर 20,000 मधून 8,000, 10,000 कापून त्याला फक्त 10,000 रुपये, PF नाही, ESIC नाही, इन्शुरन्स नाही, काही नाही। मग ते बिचारा कामगार जेव्हा त्याच्याकडे ठेकेदाराकडे जातो तर ठेकेदार म्हणतो तू उद्यापासून यायचं नाही, तुम्हाला प्रश्न विचारतो। मग अधिकारीकडे जेव्हा ते जातो तक्रार घेऊन तर अधिकारी म्हणतो की तुझं नावच नाही आहे, तू आमचा कर्मचारी आहेच नाही। मग ते काय करणार? 10-10, 12-12 वर्षापासून 10-12 वर्षापासून जे लोक काम करत आहे, पगार किती? 8,000, 10,000, 12,000, अरे मिनिमम वेजेस ॲक्ट प्रमाणे पण नाही आहे। तर मी 1.5 वर्षापासून मी त्याच्यावर सखोल मतलब स्टडी करत होतो आणि 8 दिवसापूर्वीच मी तिसरा एक PIL हायकोर्टमध्ये फाईल केलेला आहे। आता त्याचे नोटिसेस बजावण्यात आलेला आहे आणि मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये जितके कॉन्ट्रॅक्टवर वर्कर्स आहे त्यांचा खूप फायदा याच्यामुळे होणार आहे। फक्त आपल्याला ये सांगू इच्छितो कि आज के इस दौर के अंदर अच्छी पत्रकारिता करिएगा। पत्रकारों की वैसे भरमार हो चुकी है, बहुत पत्रकार हो चुके हैं और एक नया दौर भी आ गया है, यूट्यूब वाले तक पत्रकार जो सिर्फ मोबाइल लेके जो चल रहे हैं। मेरे शहर में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो सीधा जाके पूछते इम्तियाज़ जलील आया था क्या, आग लग गई बिल्डिंग के तो फायर ब्रिगेड आई थी क्या, नहीं पूछते इम्तियाज़ जलील आया था क्या। तर पत्रकारिता करिए, हर एक इंसान को करने का अधिकार है, लेकिन ईमानदारी से अगर पत्रकारिता करेंगे आप तो यकीन मानिए रात में नींद बहुत अच्छी आएगी। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का हमने यहाँ पर सत्कार किया है उसमें से काफ़ी बुज़ुर्ग, काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग थे। आप उनके साथ बैठिएगा, उनसे पूछिएगा कि उस दौर की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता के अंदर क्या फ़र्क है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पत्रकारिता भी अब एक दुकानदारी की तरह हो गई है। इसे कहीं ना कहीं हम और आप मिलकर बदल सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर 2024 में अगर कुछ मामला हेर फेर हो गया तो मैं भी आप ही की बिरादरी के अंदर आऊँगा और संदीप से कहूँगा कि एक आध पोस्ट मेरे लिए भी वॉइस ऑफ मीडिया के अंदर रखना, मैं आपको ज़रूर ज्वाइन करूँगा उसमें। मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास तौर से संदीप को और उनके पूरी टीम को जिन्होंने इतने सारे पत्रकारों को यहाँ पर जमा किया है, मुझे बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।